नजरियाती सफर जो है आर पार होने से पांव पकड़ने तक पहुंच गया और पांव पकड़ के वजारत उज़्मा बिलावल भुट्टो कह रहे थे। लेकिन ये जो आजकल हो रहा है, जो आज भी हमने मनाजिर देखे और पिछले कुछ अरसे से जब पीडीएम इत्तेहाद बना, ये आज की बात नहीं है। ये पुराना एक वादा था, पुराना एक वचन था आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का। क्या, आइए देखते हैं। मियां साहब और हमारा अब वास्ता इंशाल्लाह सेकंड टू थर्ड जनरेशन तक चलना है। मेरे दिल ने कहा कि जरूरी है और आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो इस रवायात को कायम रखें, ताकि हसन भाई मेरे बेटे की तरह हैं, उसको और आने वाले कल में बिलावल को, बख्तावर को, उनको पता हो कि हमारे ताल्लुकात किस तरह हैं और किस तरह रखने हैं। हमारी अपनी जो चैलेंजेस हैं आने वाले, उनकी नज़र में हमें साथ रहना है और ये एक रवायात कायम कर देनी है जिसको कोई तोड़ ना सके। मैं इन्हीं अल्फाज से मोहतरम आसिफ जरदारी साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, देखिए, जब इमरान खान सियासत में आए थे तो उन्होंने जो सबसे पहली बात कौम को बताई थी वो ये बताई थी कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। बुनियादी तौर पर ये दो खानदान हैं जिन्होंने लूट मार करने का तरीका और नूरा कुश्ती करते हैं। आपको याद है एक मशहूर ज़माना खान साहब का एक इंटरव्यू एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ, जो उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता ये कभी इकट्ठे हों। उन्होंने कहा जब मैं आऊँगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। फिर कौम ने देखा, इन्होंने एक दूसरे को तीतर बटेर खिलाए, एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले तीतर बटेर खिला रहे हैं। फिर जैसे ही दोबारा इलेक्शन में गए, इनको ज़रूरत पड़ी तो यही मरियम कहती थी कि अगर आपने इमरान खान को वोट दिया तो असल में आप जरदारी को दे रहे होंगे। फिर आपने अभी माजरा देखा तो बुनियादी तौर पर ये वो लोग हैं जिनका तरीका वारदात एक है। उसके पास चीनी पापड़ वाला है तो इनके पास मकसूद चपड़ासी है, उसके पास चीनी वाला है तो इनके पास कोई और इनका मुलाजम है। उसी तरीके से ये वारदात करते हैं। उन्होंने अगर अयान अली के केस के अंदर वो FIA के इंस्पेक्टर को कत्ल करवाया तो इन्होंने आपके सामने जो नैब का कामरान फैसल गया तो दूसरी तरफ आप देख लें डॉक्टर रिजवान गया। तो इनके तरीका वारदात, लोगों को सजाएं देना, लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, लोगों को रास्ते से हटाना, धमकाना, खरीदना, बड़े बड़े चैनल्स के मालकान को साथ मिलाना, उनको साथ मिला के अपने मुखालफिन के ऊपर प्रोपेगेंडा करना, लोगों की गंदी गलीज वीडियोस बनाना, उन वीडियोस के साथ उनको ब्लैकमेल करना। तो ये एक पूरी इनकॉर्पोरेशन है, ये पूरा टब्बर जो है ना। इनके डिफरेंट रोल्स हैं। उधर अगर अद्दी फरियाल हैं तो इस तरफ आपको मरियम सफदर नजर आएंगी। उधर अगर आपको परवेज रशीद नजर आ रहा है जिसने मुल्क के खिलाफ काम करना, तो उधर हुसैन हकानी नजर आएगा। तो आपको एक ही तरह का, ये बस आप ये समझें कि ये एक ही राइटर की दो फिल्में हैं जिसके अंदर कास्ट थोड़ी थोड़ी चेंज है। तो ये ड्रामा या फिल्म एक ही है, कास्ट लिखने वाला इनका एक ही है, कास्ट थोड़ी बहुत ये चेंज करते हैं। और ये पूरे का पूरा ड्रामा, बिलावल जो है उसको लॉन्च किया गया। बिलावल बेचारा वो छुरली है जो लॉन्च करते ही उधर अपने हाथ में फट जाती है, बार बार लॉन्च करते उधर ही फट जाती है, बार बार लॉन्च करते उधर ही फट जाती है। अब वो ना हो जैसे वो गांव में कई दफा सेबे वाला बम चलाते हैं तो चलाने वाले बेचारे की धोती जी फट जाता है। तो बिलावल का वही हाल हो रहा है कि वो पार्टी को लेकर डूब रहा है। तो जितनी बार मर्जी इस बिलावल को लॉन्च कर लें, अभी मुझे पता चला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, दोबारा धौंस धमकी आएगी। अभी थोड़ी देर में मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि शुरू करने लगे। तो इदारों को एक ही तरीका वारदात है कि इदारों को किसी तरीके से झुकाओ, उनको गाली गलौज करो, उनको नीचे लगाओ। जैसे ही इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि आप GHQ के सामने भी धमकी देंगे। उसको जवेद लतीफ को उधर छोड़ दिया। आज इन्होंने अपने एक बड़े ही करीबी सहाफी को छोड़ा, उसने वीलॉग किया और ट्वीट किए। उसके ऊपर सलमान शहबाज जो है वो उस पर पल पड़ा। हालांकि वो सहाफी तो इनके घर का, चले मैं लफाफा नहीं कहता, गुस्सा कर लेंगे, फलाफा होगा, तो वो तो इनके घर का आदमी है। अब वो और सलमान शहबाज लड़ रहे हैं। देखिए शुएब शाहीन साहब, बिल्कुल आप मुझे ये बता सकते हैं, आपकी नजर से बिल्कुल ऐसी ट्वीट नहीं गुजरी, लेकिन वो भी नूरा कुश्ती है, सुबह वो भी नूरा कुश्ती है, शुएब शाहीन साहब वारदात है। लीगल जूरिस्प्रूडेंस में आप मुझे कोई मिसाल दे सकते हैं जो कि साइट हुई हो कि जिस शख्स पे फर्द जुर्म आयद होनी हो वो किसी मुल्क का वजीर आजम बन जाए? कोई इंटरनेशनल एग्जाम्पल, कोई जूरिस्प्रूडेंस में ऐसा कोई वाकया? और जो हमारा आईन है जब वो बात करता है कि जनाब किस तरह का शख्स इलेक्ट हो सकता है मेंबर नेशनल असेंबली, अपने आप सारी चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, कोई केसेस वगैरह तो नहीं है, तो फर्द जुर्म जिस पे आयद होनी हो उस दिन वो बंदा वजीर आजम बन जाए? कोई एक लीगल जूरिस्प्रूडेंस मिसाल मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई मिसाल है। पाकिस्तान की मिसाल अगर मैं आपको दूं, एक चपड़ासी भी नहीं बन सकता, प्रमोशन भी नहीं ले सकता जिसके खिलाफ FIR इस तरह की करप्शन की दर्ज हो। यानी अभी नए रूल्स बने हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी के खिलाफ FIR होगी, पुराने रूल्स भी यही थे, किसी के खिलाफ अगर FIR होगी क्रिमिनल
तो वो उसकी प्रमोशन डेफर कर दी जाएगी, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, उसकी प्रोसीड उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल सकता, यानी पब्लिक ऑफिस वो होल्ड नहीं कर सकता। यानी जिसको ऐसा शख्स जिसने लाहौर हाई कोर्ट में एक अंडरटेकिंग दी, एफिडेविट दिया, अश्योरेंस दी कि जी इतने अरसे में इलाज करा के वापस आ जाएंगे, वो उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ? अंडरटेकिंग देने वाले कौन थे? या वो खुद थे नवाज शरीफ साहब, और उसकी गारंटियर कौन थे? वो ये शहबाज शरीफ साहब थे, ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब है, 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, वो वापस नहीं आए, वहां से तकरीरें करते, गारंटी का क्या तैयारी करते, गारंटी वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है। उस वक्त कैबिनेट ने ये कहा था, इमरान खान ने भी ये कहा था कि 10 अरब रुपया दें और फिर जाएं, 10 अरब रुपए की गारंटी दें, छोटी दें, फिर आप जाएं। कोर्ट ने आम आदमी जैसा गरीब आदमी अगर इस तरह का कोई एफिडेविट दे और उसे पूरा ना करे तो उसकी क्या सजा होती है? उसकी सजा ये होगी कि उसकी सारी जायदाद कुर्क हो जाएगी, वो बंदा जेल में भी जाएगा और उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी होंगी, और उस बंदे के दोनों के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक हो जाएंगे, उनका पासपोर्ट भी ब्लॉक हो जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन होगा। यही प्रॉब्लम ही यही है। अशराफिया के लिए हमारे मुल्क ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है, चूंकि ये खुद ही, अब प्राइम मिनिस्टर आओगे, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है कि जिसमें बेल बिफोर रेस्ट, जिनके खिलाफ बिलियंस ऑफ रुपीस के पर्चे थे, मुकदमे थे और प्रूव्ड थे, और उनकी बेल बिफोर फौजरी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मरीम नवाज के हवाले से कहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो फौजरी का केस कहीं चला अभी तक? देखिए ना, वो फौजरी का केस चला, उसमें उनको कन्विक्शन हुई, कन्विक्शन के खिलाफ अपील पेंडिंग है और उस अपील में उनकी जमानत हुई है, तो उस जमानत के ऊपर है और हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद वो पेशी लगती है। 4 साल से वो मैटर पेंडिंग है, 3 साल से दैट हैज नॉट बीन। लेकिन फौजरी का केस तो नहीं चला, वो तो बाद में चलना था। नहीं, फौजरी का ही केस चला, उसी के ऊपर वो पर्चा हुआ, वो रेफरेंस फाइल हुआ था और उसी पे ही सजा हुई है। नहीं, उसमें थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि उसमें जो मरीम बीबी को अबेटमेंट में हुई है कि उन्होंने मियां साहब को जो ये जायदाद है इसको छुपाने में, और उसमें सजा हुई, वो फोर्जरी के उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमत चाहती है तो इसके अलहदा से इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करें, और ये जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में दिए हैं, कोर्ट्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम इनको फोर्ज डॉक्यूमेंट्स तस्लीम करते हैं, तो फिर उसके ऊपर जो अलहदा से केस चलना था वो हुकूमत ने नहीं चलाया। वो पीटीआई की हुकूमत, वो हुकूमत ने नहीं पाकिस्तान चलाया। तहरीक इंसाफ की रेफरेंस फाइल। आपने एक बात की वो वचन वाली, तो उसमें एक थोड़ा सा ये है कि आप तो कह रहे हैं कि जी आपस में वचन था, लेकिन बहुत से हमारे जैसे या जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ये देखते हैं कि ये जब अचानक से ये सब चीजें थी एक छत के नीचे जब आ गए, ये तमाम के तमाम इकट्ठे हो गए, तो फिर किसका वचन था, किसने वचन लिया और किसने वचन दिया? तो ये एक क्वेश्चन है कि जो वचन बड़ा स्पेसिफिकली आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वादा भी आप कह सकते थे, आप बार बार वचन कह रहे हैं। तो ये वो चीज है कि जो बड़ी एक अनोइंग सी है कि ऑल ऑफ अ सडन ये तमाम चीजें साइड पे हो जाती हैं और आ जाते हैं। इसमें मनी